साथियों नमस्कार। मैं पराग सिंघल आगरा से पिछले 12 वर्ष से आगरा से कर पत्रिका कर जानकारी नामक प्रकाशित हो रही है, उसका मैं प्रबंध संपादक हूं। और एक राष्ट्रीय व्यापारी संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी विजयदशमी के अवसर पर आपको हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। साथियों, जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से एक प्रश्न जो है कर जानकारी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी और कर जानकारी को भी ऐसे मिलते रहते हैं कि किसी फर्म प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो उसमें फर्म में बचा हुआ आईटीसी या स्टॉक या उस प्रोप्राइटर पे कोई टैक्स की देता है, ब्याज की देता है या पेनल्टी की देता है, उस पर स्थिति क्या होगी। साथियों, इस विषय में हमारे एक इटारसी मध्य प्रदेश के एक साथी मित्र हैं, अधिवक्ता हैं अजय मिश्रा जी। उन्होंने अपना आर्टिकल बहुत अच्छा डिटेल दिया हुआ है और वो कर जानकारी के 1 से 15 नवंबर 2020 में और 1 से 15 अप्रैल 2021 में वो प्रकाशित हुआ था। साथियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, प्रोप्राइटर की मृत्यु होने के बाद फर्म की स्थिति क्या होगी इस बारे में। तो इसमें हमारे मिश्रा जी ने बताया है कि जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 29(1) के अंतर्गत मृतक का उत्तराधिकारी पंजीयन को निरस्त करने का आवेदन करना होता है। इसके लिए केंद्रीय वस्तु सेवा कर नियमावली 2017 की नियम 2(20) के अंतर्गत मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी फर्म का पंजीयन निरस्त करने के लिए निर्धारित फॉर्म 16 में इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। नियमानुसार यह आवेदन मृत्यु के 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करना होता है। साथियों, इसमें आगे मिश्रा जी बताते हैं कि प्रोप्राइटर की मृत्यु के उपरांत प्रोप्राइटर का यूज़र आईडी एवं पासवर्ड लॉगिन नहीं करना चाहिए। इसके लिए कानूनी उत्तराधिकारी को नया यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त करते हुए निम्न प्रक्रिया अपनाना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि डेथ हो गई जब प्रोप्राइटर की, तो ऐसी स्थिति में जो उसका लीगल हायर है, उत्तराधिकारी है, उसको एक बार उस प्रोप्राइटर के लॉगिन आईडी पे जा करके कैंसिलेशन का बटन दबाना होगा। कैंसिलेशन की प्रार्थना देनी पड़ेगी फॉर्म 16 के अंदर। उसमें रीजन ऑफ कैंसिलेशन का लिखना पड़ेगा, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। उसके बाद में आपको वो यूज़र आईडी को ऑपरेट नहीं करना है, लॉगिन नहीं करना है। लॉगिन अब प्रोप्राइटर के उपरांत पोर्टल पर लॉगिन कैसे करना है। कानूनी उत्तराधिकारी को प्रोप्राइटर के मृत्यु प्रमाण पत्र और स्वयं का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र सक्षम राज्य केंद्र अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। मतलब जो डेथ सर्टिफिकेट है और जो लीगल हायर सर्टिफिकेट है, उसको जो भी प्रॉपर ऑफिसर है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, उसके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके पश्चात सक्षम अधिकारी जो भी प्रॉपर ऑफिसर है, वो नए जो भी इसका लीगल हायर है उसको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड उसके ईमेल पे देगा। वो पुरानी ईमेल पे नहीं, जो न्यू है। कानूनी उत्तराधिकारी जारी किए गए यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड के आधार पर वो पोर्टल को लॉगिन कर सकता है। उसके लॉगिन करने के बाद में वो लॉगिन आईडी तो वही रहेगा, पासवर्ड को बदल सकता है। वो ये लॉगिन आईडी बदल सकता है। इसके पश्चात जो लीगल हायर है वो पोर्टल पे GSTR 16 को भरकर पंजीयन निरस्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। साथ ही ये प्रक्रिया है जिसमें 5 पॉइंट्स हैं। आगे है पंजीयन निरस्त करने के आवेदन से पूर्व क्या करना होगा। अब आपने पंजीयन का निरस्त कर दिया तो लेकिन ये थोड़ी आपने एप्लीकेशन डाल दी तो उसके अलावा आपका काम पूरा हो गया। उसके बाद में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो औपचारिकता है, वो भी आपको पूरी करनी होंगी। पंजीयन निरस्त करने के आवेदन करने से पूर्व कानूनी उत्तराधिकारी को समस्त रिटर्न को पोर्टल पे अपलोड करने के, जो भी रिटर्न्स अपलोड होने से बच गई हैं उनको अपलोड करना होगा। ये नहीं कि आपने 4 रिटर्न या 2 रिटर्न या 1 रिटर्न बच गई है तो उसको आप नहीं करेंगे, वो सारी फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी। साथ में यदि उस प्रोप्राइटर पे कोई टैक्स का बकाया है, ब्याज का, लेट फीस का, पेनल्टी का कोई बकाया है, तो वो भी इसको सरकारी कोष में जमा करना पड़ेगा। और फॉर्म 16 को जमा करते समय
पोर्टल पर फर्म का बकाया स्टॉक और इनपुट की पूरी जानकारी मांगता है, वो भी आपको भरनी पड़ेंगी, अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे आता है, इसमें स्टॉक की जो मांगा है, आप देखेंगे कि जीएसटी के अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कहीं भी उल्लेख नहीं है। आप एनुअल रिटर्न जो जीएसटी 9 है, ये 9A है, 9C है, उसमें भी कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या जो रनिंग स्टॉक है उसका कहीं भी उल्लेख नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आपको उसका लास्ट स्टॉक जो जिस दिन डेथ हुई है उस दिन का स्टॉक आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब जब फॉर्म 16 आप प्रस्तुत कर देंगे, अपलोड कर देंगे, तो उसके बाद में 30 दिन के अंदर पंजीयन को निरस्त करने के लिए आदेश जो है जारी करेगा अधिकारी। लेकिन वो जारी करेगा फॉर्म नंबर 19 पे, 19 नंबर पे। अब जो मृत्यु के समय उपलब्ध आईटीसी का उपयोग कैसे होगा, इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। यदि प्रोप्राइटर की मृत्यु के समय उसके क्रेडिट लेजर में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि उपलब्ध है तो उस राशि को कानूनी उत्तराधिकारी अपने खाते में ट्रांसफ़र कर सकता है। यदि कानूनी उत्तराधिकारी पहले से ही जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, मान लीजिए वो भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्यापारी है, तब वह आईटीसी फॉर्म 2, आईटीसी 02 फॉर्म जो होगा उसमें भरकर उस राशि को अपने खाते में ट्रांसफ़र करा सकता है। फॉर्म आईटीसी 02 ट्रांसफ़र के जीएसटी नंबर से भरना होगा तथा ट्रांसफ़री कानूनी उत्तराधिकारी को अपने जीएसटी नंबर पर स्वीकार करना होगा। उसने वहाँ ट्रांसफ़र किया जीएसटी या आईटीसी 02 से, और वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना होगा। ये नहीं कि उसने ट्रांसफ़र कर दिया तो वो सफिशेंट हो गया। यदि कानूनी उत्तराधिकारी पंजीकृत नहीं है तो उसको जीएसटी या 02 में प्रस्तुत करने से पूर्व स्वयं को जीएसटी में पंजीकृत कराना होगा। मान लीजिए वो अनरजिस्टर्ड नहीं है व्यापारी, जो उसका लीगल हायर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसको सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए, जो कि वो आगे व्यापार वो संभालेगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तब वो जीएसटी या जो आईटीसी जीएसटी 02 में जो है, वो जो आईटीसी जो 02 जो ट्रांसफ़र के लिए है, उसको वहाँ पे अपनी नई फर्म के साथ समक्ष एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कैश लेजर की उपलब्ध कैसे क्या होगा, अब बता दें आपको। प्रोप्राइटर की मृत्यु के समय उसके कैश लेजर में यदि कोई राशि जमा रहती है तो वह राशि कानूनी उत्तराधिकारी के जीएसटी खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। यहाँ पे प्रतिबंध कर दिया है। इस राशि का उसी अकाउंट में रिफ़ंड क्लेम किया जा सकता है। वो जो कैश लेजर वाली बात है, ये कैश लेजर में ये यदि कोई अमाउंट बैलेंस चल रहा है तो उसी के खाते में जो डेड हो गया है उसका जो खाता चल रहा होगा उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसमें क्लेम कर सकते हैं। अब ये प्रश्न आता है धारा 18 उपधारा 3 के मृत्यु के मामले में लागू है कि नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बकाया राशि ट्रांसफ़र खाते से ट्रांसफरी के खाते में ट्रांसफ़र करने का प्रावधान अधिनियम की धारा 18 उपधारा 3 में दिया गया है। इस धारा में व्यापार के संविधान में परिवर्तन होने पर आईटीसी की ट्रांसफ़र सुविधा दी गई है। इसमें व्यापार बेचने, कर्ज होने, डीमर्जर होने, अमालगमेंट होने, लीज या व्यापार के हस्तांतरण की स्थिति में आईटीसी ट्रांसफ़र करने की बात कही गई है। 18(3) आप सुन लीजिए क्या लिखा है। वेयर देर इज़ ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, लीज और ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस, तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ बिजनेस वाला, विद द specific provisions for transfer of liabilities, the said registered person shall be allowed to transfer the input tax credit which remain utilized in his electronic ledger to such sold, merger, demerge, amalgamated, lease and transfer of business in such manners as may be prescribed। चूँकि मृत्यु के होने पर कानूनी उत्तराधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो अतः धारा 18(3) के अंतर्गत बकाया इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो लीगल हायर है उसको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक मत धारा 29 उपधारा 5 में भी आती है। प्रोप्राइटर की मृत्यु होने पर धारा 29 उपधारा 1 के अनुसार फर्म का जीएसटी में निरस्त कराना होता है। पंजीयन निरस्त होने पर धारा 18 उपधारा 3 के प्रावधान का लाभ नहीं उठाया सकता है।
अब यहाँ पे उन्होंने जो दिया है मिश्रा जी ने वो उसका स्पष्ट कर दिया है कि कैंसिलेशन पर धारा 18(3) का प्रावधान का लाभ नहीं उठा सकता। ऐसे में धारा 29(5) के प्रावधान लागू होंगे तथा स्टॉक प्रोप्राइटर की मृत्यु के समय जो उपलब्ध है उस पर आउटपुट टैक्स का भुगतान शेष इनपुट टैक्स के रिफंड क्लेम किया जा सकता है। मतलब जिस समय डेथ हुई जिस दिन, उस समय जो प्रोप्राइटर का स्टॉक था उसका जो आउटपुट टैक्स का भुगतान जो है वो शेष इनपुट टैक्स से क्लेम किया जा सकता है। जो इनपुट अगर बाकी बचाया चल रहा है और आपने उसने सेल जो उसको आउटपुट टैक्स जो है उसमें से लेस करके आईटीसी को आप ले सकते हैं। अब धारा 29 का प्रावधान क्या कहता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड shall pay amount by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger equivalent to the credit of input tax in respect of input held in stock and inputs contained in semi-finished or finished good held stock or capital goods or plant and machinery on the day immediately preceding the date of such cancellation or the output tax payable on such goods whichever is higher calculated in such manners as may be prescribed। मतलब जो हाई रेट होगा उस पर आप जो है वो टैक्स का लायबिलिटी बनेगी। अब CGST अधिनियम 2017 के शेड्यूल 2 के अंतर्गत बिना टैक्स जमा कराए भी स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको एडवांस जमा कराना है। यदि प्रोप्राइटर की मृत्यु के समय उस फर्म में अंतिम रहतिया शेष है तो बिना टैक्स चुकाए उस कानूनी उत्तराधिकारी की पंजीकृत फर्म में उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब ये नहीं कि आप ट्रांसफ़र करेंगे तो पहले टैक्स जमा करना है, आपको एडवांस टैक्स जमा करना है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। शेड्यूल 2 क्लॉज 4C के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कर योग्य व्यक्ति नहीं रहता है तो उसके पास जो स्टॉक बचता है उस पर उस टैक्स को जमा कराना होता है, लेकिन निम्न 2 परिस्थिति में बिना टैक्स जमा कराए स्टॉक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पहला है व्यापार, एक चालू व्यापार के रूप में स्थापित किया जा सकता है। जो अगर बिजनेस रनिंग में है तो उसको ट्रांसफ़र हो सकता है। वह किसी व्यक्तिगत प्रतिनिधि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के हस्तांतरित किया जा सकता है जो स्वयं में पंजीकृत व्यक्ति है। अगर मान लो इसका बेटा या भाई जिसको भी ट्रांसफ़र हो, जिसकी पत्नी है ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्यापारी है, उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अतः प्रोप्राइटर की मृत्यु के पश्चात यदि उसके स्टॉक को उसके कानूनी अधिकारी को ट्रांसफ़र किया जाता है तो ऐसे स्टॉक को ट्रांसफ़र करते समय कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। जब कानूनी उत्तराधिकारी उस माल को बेचेगा, वो ये ना कि आपने स्टॉक ज़रूर ले लिया, लेकिन ये नहीं कि आपकी लायबिलिटी स्टॉक ट्रांसफ़र कराती है उसकी टैक्स की लायबिलिटी बन गई। लेकिन जब उसको बेचेंगे आप, जैसे आप रनिंग व्यापार में करते हैं कि जब माल बेचते हैं तो उसमें टैक्स वसूल करते हैं तो उसको जो आप इसमें आईटीसी क्लेम करते हैं, ऐसी इसमें प्रोसेस करना है। तो साथियों, इसमें मैंने आपको उल्लेख किया है अपने मित्र अजय मिश्रा जी के आर्टिकल का और मैंने इसको समझाने की कोशिश भी करी है। और मैं चाहता हूँ कि इस विषय पे आप लोग, क्योंकि बड़ा बर्निंग टॉपिक है याला, और मैं समझता हूँ कि हर अधिवक्ता को इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि आफ्टर डेथ कैसे क्लेम किया जाए। तो आप इस पर तो ध्यान से सुनेंगे और उसको कोशिश करेंगे जो प्रोविज़न्स दिए हुए हैं। और यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9410664214। और मैं प्रारंभ के बजाय अंतिम में कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों ने देखते ज़रूर हैं, ये लोग कहते हैं साहब हम आपकी वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब करेंगे तो अब मेरी जो आने वाली वीडियोज़ है वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएंगी, तो आपको सर्च नहीं करनी पड़ेंगी। तो मैं साथियों अनुरोध करूंगा आपसे कि कोई समस्या हो, कुछ विचार विमर्श करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप ग्रुप मैसेज कर सकते हैं और मैं स्वागत करूंगा। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा, और अनुरोध इस बात पे है कि मैं आपको अगली वीडियो पे, मेरी कोशिश है कि बहुत बड़ा इशू 129 पे मेरे मित्र हैं राजेश शर्मा कुशीनगर पटरौना से हैं, उनसे मेरा डिस्कशन चल रहा है। मैं उस पर अपने विचार आपसे शेयर करना चाहूँगा। और ये बहुत ही बड़ा इशू मैं समझता हूँ ये रखने वाला हूँ मैं,
और इस पर मैं सरकार को पत्र लिखने की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं स्पष्ट कर दूं कि इस मामले को मैं विधि आयोग को, माननीय राष्ट्रपति जी को, और संभव हुआ तो मैं किसी भी सक्षम न्यायालय में भी प्रस्तुत होऊंगा। तो ये मामला मेरे समझ में आ रहा है वो कुछ ज़्यादा ही गंभीर नज़र आ रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ, अब विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।